प्रिय व्यूवर्स, सुप्रभात। आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका अभिनंदन। आज की हमारी ये कक्षा हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर है। अभी हमारी ये अभ्यास की श्रृंखला चल रही है। विगत वर्षों में परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल किया जा रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के प्रश्न यहाँ हल करवाए जा रहे हैं। चलिए मिलके साथ हल करते हैं। आपको किसी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप मेरे बताने से पहले आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? ध्यान रखिएगा, राहुल सांस्कृत्यायन ने किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। यहाँ देखना है राहुल सांस्कृत्यायन ने किसे माना है। विकल्प हैं स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत, गोरखनाथ। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी इन्हीं को माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी इन्हीं को माना है। राम कुमार वर्मा, याद रखिएगा, इन दोनों ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। ठीक है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए किन विद्वानों ने किसको हिंदी का पहला कवि माना वो भी बता देती हूँ। देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने तो मान लिया कि सरहपाद हिंदी के पहले कवि हैं, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गणपति चंद्रगुप्त ने, किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना, किसने? गणपति चंद्रगुप्त ने। डॉक्टर नामवर सिंह और राम सिंह तोमर ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, लेकिन जो अधिकांश विद्वान है वो देवसेन को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और उनकी जो रचना है श्रावकाचार, इसको हिंदी की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, अलग अलग के विषय मैंने अलग अलग बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्या है। ये पंक्तियां हैं, परीक्षा में आई हुई है, बताना है किसकी है। ध्यान से देखिएगा। संदेशड़ऊ सबिथ रऊ पई मई कहणु न जाई, जे कलांगुली मूंदड़ऊ सो बहाड़ी समाई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये जो काव्य पंक्तियां हैं इनके रचनाकार हेमचंद्र हैं, जो 11वीं शताब्दी के कवि हैं, 11वीं शताब्दी के। ठीक है, और इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। कलिकाल का सर्वज्ञ। इनका बचपन का नाम चांगदेव था। ये गणितज्ञ भी थे
और गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के समकालीन थे। ये हेमचंद्र के विषय में कई बातें आपको बता दी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये कथन किसका हो सकता है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित ग्रंथों में से किसके रचयिता तुलसीदास नहीं है? ये प्रश्न आप बताएंगे, आप कहोगे कि अभी तक या आपने तो टाइम दिया ही नहीं हमें सोचने का कि कौन सा उत्तर होगा। चलिए मैं अभी आपको समय देती हूँ, आपका समय शुरू होता है अब, और बताइए तुलसीदास का ग्रंथ नहीं है इनमें से कौन सा? वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, हनुमान चरित, इसको हनुमत चरित भी बोल सकते हो, और पार्वती मंगल। कौन सा नहीं है ये बताना है तुलसीदास का। तुलसीदास के सभी ग्रंथों के विषय में आपको अवश्य जानकारी होगी, तो इनमें से कौन सा नहीं ये बताना है। आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। समय समाप्त हो गया। हनुमान चरित ये ग्रंथ तुलसीदास जी का नहीं है, फिर किसका है? ये ग्रंथ है सतीश चंद्र उपाध्याय का। लिख लीजिएगा, सतीश चंद्र उपाध्याय। सतीश चंद्र उपाध्याय, हनुमत चरित, सतीश चंद्र उपाध्याय। ठीक है, अब चलिए अगला है, जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, ये कथन किसका है? समय शुरू हो चुका है। विकल्प हैं श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजयदेव नारायण शाही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसी पहले कवि हैं, बाद में सूफी, सूफी बाद में, कथन किसका है? सूफी कवि है ना, तो इसलिए पूछा है कि जैसे पहले कवि हैं और उसके बाद सूफी हैं, किसका कथन है ये? विजयदेव नारायण शाही का। किसका है? विजयदेव नारायण शाही। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्य मों पे कहे नहीं जात। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? जसोदा यहाँ श्री कृष्ण की माता यशोदा है, उसके विषय में कहा गया है। इनके रचयिता सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास। कृष्ण के विषय में पंक्तियाँ, यशोदा के विषय में है। इनके रचयिता कौन है बताना है, तो रचयिता हैं चतुर्भुज दास। कौन है? चतुर्भुज दास। अगला है, हदर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। उक्त दोहों के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइएगा। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? सही उत्तर है भिखारीदास। भिखारीदास, इनका जन्म 1705 में हुआ था, 1770 में इनकी मृत्यु होगी थी। इनका समय 1705 से 1770 है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषता है? स्वच्छंदता, सामाजिकता, निर्व्यक्तिकता, ऐतिहासिकता। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता बतानी है। कौन सी है? स्वच्छंदता। रीतिमुक्त काव्य की विशेषता है स्वच्छंदता। जो रीतिमुक्त कवि हैं उन्होंने अपने स्वतंत्र होके, स्वच्छंद होके अपनी काव्य रचना की है, किसी प्रकार के बंधनों में नहीं बंधे, ये मुक्त कवि रहे हैं। एकांत संगीत रचना किसकी है? एकांत संगीत। समय शुरू हो चुका है, सोचिएगा। विकल्प हैं श्रीधर पाठक, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल और महादेवी वर्मा। एकांत संगीत। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने ये 1939 ईस्वी में लिखी थी एकांत संगीत। दुखिनी बाला नाटक के रचयिता कौन है? लेखक कौन है? विकल्प आपके सामने है। श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। एकांत संगीत नहीं, दुखिनी बाला। एकांत संगीत जो पहले हो चुका है, दुखिनी बाला के रचयिता। नाटक है ये, क्या है? नाटक है। और इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई हैं। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 इनका समय। 1865 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राधा कृष्ण दास की, जो भारतेंदु जी के फुफेरे भाई। प्रश्न कई बार आ चुका है कि इनमें से कौन भारतेंदु जी के फुफेरे भाई, तो याद रखिएगा राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। कौन सा नहीं है कहानी? सभी कहानी संग्रह, कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का नहीं है, ये बताना है। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से सोचिए कौन सा नहीं है, और जो नहीं है वो किसका है, ये भी बताइएगा। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको ये याद दिलाती हूँ। देखिए, मोहब्बत की राहें ये प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह नहीं है। प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी और सप्त सरोजे प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह है। मोहब्बत की राहें उनका कहानी संग्रह नहीं है, प्रेमचंद जी का नहीं है। तो फिर ये किसका है? ये है भैरव प्रसाद गुप्त का। किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त जी का है कहानी संग्रह ये, और गुप्त जी ने ये 1945 में लिखा था। कब लिखा था? 1945 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? 3 रेणु जी के हैं कहानी संग्रह, एक नहीं है, वो कौन सा है? विकल्प हैं आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी और गरीबी हटाओ। कौन सा नहीं है? सोचिए। आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ, इनमें से कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह नहीं है? गरीबी हटाओ ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। आदिम रात्रि की महक ये भी है रेणु जी का, अग्निखोर ये भी कहानी संग्रह है, और अच्छे आदमी ये भी है। गरीबी हटाओ ये इनका नहीं है। फिर किसका है? रविंद्र कालिया का है। किसका है? रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का कहानी संग्रह है गरीबी हटाओ। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल। निर्वासित परख, त्यागपत्र,
अंतराल। मृणाल किसकी पात्र है? उपन्यास है, वो किसी एक उपन्यास की पात्र है। कौन सा उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? सोचिएगा। समय तो शुरू हो चुका है आपका। त्यागपत्र। त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है मृणाल। ये जैनेन्द्र जी का उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र का। 1937 ईस्वी में लिखा था जैनेन्द्र जी ने त्यागपत्र को। जैनेन्द्र जिनका एक अन्य नाम आनंदीलाल भी है। क्या है? आनंदीलाल। आनंदीलाल। इनका जन्म 1905 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1988 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। आवा, सम्रागण, अनित्य, अंतर्वशी। बताना है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित उपन्यास। 4 उपन्यास है। कौन सा है जो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन संघर्ष पर आधारित है? आवा, सम्रागण, अनित्य, अंतर्वेशी। चारों में से कौन सा होगा? आवा उपन्यास। किसका है आवा उपन्यास? चित्रा मुदगल का। किसका है? चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल का उपन्यास है जो बम्बई के मजदूर संगठन है उनके जीवन संघर्ष पर आधारित है। ठीक है, अब ये सम्रागण जो उपन्यास है ये महरूम निशा परवेज का है। महरूम निशा परवेज का सम्रागण। अनित्य उपन्यास ये मृदुला गर्ग का है और अंतर्वशी उषा प्रेमवदा का उपन्यास है। ठीक है, चारों के विषय में बता दिया है। सम्रागण किसका है? महरूम निशा परवेज, अनित्य मृदुला गर्ग, अंतर्वशी उषा प्रेमवदा। आवा के विषय में बता दिया है चित्रा मुदगल। अगला है शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट। शिव शंभू के चिट्ठे ये निबंध है और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक 11वीं के सिलेबस में भी है। ये लॉर्ड कर्जन को लेकर लिखा गया है, एक व्यंग्यात्मक निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद जी का है। किसका? बाल मुकुंद गुप्त का है। किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? ये हमारे पीछे की सभी प्रश्न पीछे की परीक्षाओं में हो चुके, क्योंकि हमारा ये अभी टेस्ट सीरीज चल रही है जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लिए हुए हैं अपने अंदर। तो ये हमारे सभी प्रश्न पहले हो चुके हैं, आपको ध्यान हो तो। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना किसने की थी? इसके प्रथम सभापति कौन थे? विकल्प हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिशन, बाबू राधा कृष्ण दास और बाबू गदाधर सिंह। सोचिएगा, समय शुरू हो चुका है आपका। कौन से हैं सभापति? प्रथम सभापति, ध्यान रखिएगा, प्रथम सभापति कौन थे ये बताना है। स्थापना किसने की थी ये नहीं बताना। स्थापना किसने की थी ये भी आपको बता सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ देखना है कि प्रथम सभापति कौन थे। प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? बाबू राधा कृष्ण दास थे। कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। अच्छा, इसकी स्थापना किसने की थी? जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना 3 विद्वानों ने की थी। कौन थे ये? जो 3 विद्वान थे ना, ये कोई ज़्यादा जिस समय स्थापना की थी वो उस समय ये छात्री थे।
9वीं कक्षा के छात्र थे ये, जो क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के छात्र थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ये 2 यहाँ पे हुए हैं, 2 के नाम लिखे हुए हैं। और जो तीसरा है वो शिव कुमार सिंह है। कौन सा है? शिव कुमार सिंह। तो तीसरे हैं वो इनके साथी हैं शिव कुमार सिंह। इन तीनों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी छात्रावास के बरामदे में बैठ के, ठीक है। और इसके प्रथम सभापति बनाए थे बाबू राधाकृष्ण दास को, इनको प्रथम सभापति बनाया था। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? बाकी तो ये जो विराम चिन्ह दे रखे हैं ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए, एक है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। कोमा है, अर्धविराम है, प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है। कौन सा नहीं लिया गया? तो सभी को पता है पूर्ण विराम अंग्रेजी भाषा का नहीं है। बाकी जो क्या है अंग्रेजी भाषा के क्वेश्चन मार्क, कोमा, सेमीकोलन, ठीक है, ये किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के। जो ये पूर्ण विराम है ये हिंदी भाषा का है। अगला है, प्रयत्न के आधार पे लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। लय, लय के विषय में बताना है। जाहिर सी बात है पार्श्विक व्यंजन है लय, ठीक है। पार्श्विक यानी कि बगल का, जब इसका उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु है वो बगल से, हमारे मुंह के जो बगल का हिस्सा है होठों का, उसके साइड से निकलती है, तो पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है, लय। अगला है, इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? अब देखिए शब्दालंकार नहीं है तो सबसे पहले यही देखते हैं शब्दालंकार क्या होते हैं। जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, और जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वो अर्थालंकार। 2 ही अलंकार होते हैं हिंदी में, शब्दालंकार व अर्थालंकार। शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो काव्य में वो शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ क्या है? अर्थालंकार। तो कौन से नहीं है? श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति, उपमा। शब्दालंकार नहीं है इन चारों में से कौन सा? समय शुरू हो चुका है, जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में उत्तर क्या होगा। समय समाप्त हुआ। यहाँ सही उत्तर होगा उपमा। देखिए जो उपमा है ये अर्थालंकार है, यहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, इसलिए क्या है? अर्थालंकार है, ठीक है। श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति ये तीनों ही शब्दालंकार है। इनमें शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अगला है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? भारतीय काव्य शास्त्र से ये प्रश्न है। रस सूत्र की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद के विषय में बताना है। अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किसने की? अभिव्यक्तिवाद किसका सिद्धांत है? भट्टनायक, श्री शंकु, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। समय शुरू हो चुका है, जल्दी से सोचिएगा और आंसर दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किसने की? अभिव्यक्तिवाद किसका सिद्धांत है? समय समाप्त हुआ। और किसका? ये अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिनव गुप्त का। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के कवि हैं। 10वीं सदी, 10वीं सदी के आचार्य हैं, कवि हैं। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप बने रहे उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर। इसी तरह अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखें। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, अगले प्रश्नों के साथ।
आपका दिन शुभ हो, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, अपनी परीक्षा में सफल हों।